एरिया हम कवर कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, जिसमें हम अपनी पोजीशन चेक कर रहे थे कि हम कंपटीशन में स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, क्या थ्रेट्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो पहला हमने देखा था कि हम इंडस्ट्रीज़ को या मार्केट्स को सेगमेंटेशन किस तरीके से करते हैं, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज, जियोग्राफिकल एरिया वाइज। इंडस्ट्रीज किस किस तरह की होती हैं, जिसमें हमने देखा था कि या तो फ्रेगमेंटेड हो सकती हैं, ठीक है, या सैचुरेटेड हो सकती हैं। अब हमने पहले तो इन इंडस्ट्रीज को समझ लिया कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या मार्केट्स होती हैं। फिर हमने देखा कि पोर्टर ने हमें बताया कि 5 तरह के फोर्सेस आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को दबा सकते हैं, हिला सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं आपको। जिसमें एक न्यू एंट्रेंट का थ्रेट था कि आप जिस मार्केट के बादशाह बन बैठे हैं, कोई और अगर हमला कर दे और आपसे स्ट्रांग हो तो मुमकिन तौर पे आपको डिस्प्लेस कर सकता है। और ये तभी होता है जब आपने अगर गैप्स छोड़े होंगे ना, जहां आप मोनोपोली का बेनिफिट ले रहे होंगे, अनड्यू एडवांटेज ले रहे होंगे, वहां न्यू एंट्रेंट पहली फुर्सत में आपको उड़ा देगा, क्योंकि आपने एक्सप्लॉइट किया है। मिसाल के तौर पे अगर हम प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स को अलाउ कर दें कि आप भी बिजली सेल कर सकते हैं, जिस तरह रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होता है, और वापडा की मोनोपोली को हम चैलेंज करते हैं, तो आपको क्या लगता है, लोग वापडा को छोड़ के दूसरों की बिजली इस्तेमाल करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? महंगी देंगे, भले देंगे तो वापडा को अगर जिस तरह के इलेक्ट्रिक्स को बार बार जैसे इंसिडेंट्स होते हैं तो बार बार कहा जाता है कि यार आप अलाउ क्यों नहीं करते बाकी पावर प्रोड्यूसर्स को कि वो भी बिजली का कनेक्शन दें। जिस तरह इंटरनेट में एक वक्त में पीटीसीएल किंग होता था अनलिमिटेड स्पीड में, 4G 3G जब आया तो उन्होंने स्पीड में तो जीता पीटीसीएल से, लेकिन वो अनलिमिटेड पैकेजेस कभी नहीं दे पाए। उन्होंने एक लिमिट लगाया, तो लोगों ने कहा यार लिमिट वाला सीन हमें नहीं समझ में आएगा। वो दौर था जब लोग टोरेंट यूज करते थे, पायरेटेड मूवीज डाउनलोड करते थे, और उसके लिए जीबीज चाहिए होते थे। तो ये 3G 4G की दाल गली नहीं थी। लेकिन जैसे ही फाइबर टेक्नोलॉजी आ गई तो न्यू एंट्रेंट था पीटीसीएल के लिए, जो कि पीटीसीएल पहले समझ रहा था है क्या करेगा, अनलिमिटेड का बेताज बादशाह मैं हूं, मैं अनलिमिटेड स्पीड देता हूं। लेकिन लोगों ने कहा भाई अनलिमिटेड का क्या करेंगे, स्पीड तो दो। एक न्यू एंट्रेंट का थ्रेट हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि हमारे जो सप्लायर्स हैं वो कितने पावरफुल हैं। अगर हमारे पास बीइंग अ कस्टमर सिर्फ पीटीसीएल ही मौजूद है और कोई ऑप्शन नहीं है, जिस तरह हेस्को, तो कोई बोलेगा फिर हेस्को से बिजली यूज करते क्यों हो, थोड़े भाई और क्या करेंगे, है ही वो पावरफुल है। लिहाजा वो अगर हमारे बिल में डिडक्शन मार के भेजता है, फ्यूल एडजस्टमेंट अलाउंस लगा के भेजता है, फिक्स टैक्स लगा के भेजता है, यूनिट के पता नहीं क्या क्या पैसे लगा देता है, यूनिट उतने होते ही नहीं, उतना बिल भेज देता है। हम क्या करते हैं, लाचार, भर के जान छुड़ाओ। अगर कोई फॉल्ट आया तो खर्चे पानी पे काम करवाना पड़ेगा, वो पावरफुल है। बिजनेस ने देखा कि हमारा सप्लायर का पावर कितना है, बार्गेनिंग पावर उसका कितना है। लिहाजा वो अगर अपने टर्म्स मनवा गया तो जिस पे आप कूद रहे थे वो शायद डिस्प्लेस हो सकती है। फिर हमने देखा पावर ऑफ कस्टमर्स। अगर उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत हैं, तो फिर वो कस्टमर आपको अगर छोड़ के चला गया, जिस तरह पीटीसीएल के साथ क्या हुआ, जब कस्टमर को पावर मिला, न्यू एंट्रेंट ने कस्टमर को पावर दिया, सब्स्टिट्यूट्स दिए, ऑप्शंस दिए, अनलिमिटेड स्पीड दे दी, तो पीटीसीएल हिल गया अपनी जगह से। फिर वो भी फाइबर पे आया, लेकिन पॉइंट इसकी पोजीशन वीक हो गई। अभी भी जिन एरियाज में बाकी कंपटीटर्स नहीं है वहां चल रहा है, लेकिन जहां जहां स्ट्रॉन्ग फाइबर पहुंचता जाएगा, जेमनेट पहुंचता जाएगा, वहां से वो मार्केट खोता जाएगा। उसके बाद फिर स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अपने आप को भी देखना था कि आपका स्टाफ उनसे बात कैसे करता है,
कंप्लेंट अगर करवानी हो तो क्या तरीका है? अब आपके यहाँ कंप्लेंट करवाने के पहले तो तरीके मौजूद नहीं होते थे, एक्सचेंज जाना पड़ता था। लेकिन स्टॉर्म फाइबर ने कहा कि आप व्हाट्सएप कर दो, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। आप ईमेल कर दें, आप कॉल कर दें, आप एक मैसेज कर दें, एप्लीकेशन पे जाके डाल दें, क्या बात हो गई? तो कस्टमर कहता है कंप्लेंट करना इतना आसान और रिजॉल्व हो जाएगी, वाह। जबकि पीडीसीएल में ये चीज़ मुश्किल थी। कस्टमर का पावर क्या है? नेक्स्ट हमने देखा था सब्स्टिट्यूट्स, कि क्या हम नहीं देंगे तो वो मर जाएंगे। अब इंटरनेट ऑफ कोर्स एक ऐसा नीड ऑफ टाइम है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोगों को चाहिए तो इंटरनेट ही चाहिए। अब तो स्मार्ट टीवी में भी चाहिए, फोन में भी चाहिए। एक वक्त होता पीसी में केबल लगाई जाती थी, अब तो पीसी भाड़ में जाए। लेकिन लैपटॉप में भी वाईफाई चाहिए। अब वाईफाई के बगैर गुजारा नहीं है। तो हम कहते हैं कि भले मोबाइल नेटवर्क बंद कर दो, इंटरनेट नहीं बंद करना। अगर लोगों के पास सब्स्टिट्यूट्स होंगे, जिस तरह अगर गवर्नमेंट भी कह रही है कि चाय की कंजम्पशन कम करें, तो लोगों के पास सब्स्टिट्यूट्स क्या है? अगर कहते ना चाय का कोई नेमल बदल नहीं है, भाई चाय चाय है, कॉफ़ी कॉफ़ी पता नहीं कौन बेकार लोग पीते होंगे मे बी, और कुछ कह कॉफ़ी कॉफ़ी है, चाय तो पता नहीं कैसे पी लेते हो आप लोग। कोई क्या ग्रीन टी ऐसी हो, मे बी, हर किसी के अपने अपने हो सकते हैं। लेकिन वी हैव गॉट ऑल्टरनेट्स, कि जिन शादियों में जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए जाते हैं, क्या उनका कोई सब्स्टिट्यूट बन सकता है, उसका ऑल्टरनेट हो सकता है। ऑल्टरनेट से पता चलेगा कि आपकी पोजीशन कैसी है और कोई हिला सकता है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ गया जो सब्स्टिट्यूट है, कस्टमर स्विच करने लग जाते हैं उसकी तरफ। जिस तरह हमने एग्जाम्पल दी थी कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की तरफ या पॉट की तरफ लोग जाते हैं, तो सिगरेट की मार्केट आहिस्ता आहिस्ता लूज होती चली जाएगी। नेक्स्ट हमने देखा था कि लास्ट में हमारी जो राइवलरी है, जाहिर सी बात है धक्के देने वाले भी तो, टांगे काटने वाले भी तो बहुत होते हैं ना, टांगे खींचने वाले भी बहुत होते हैं। तो एक राइवलरी से क्रिएट होती है। बाज़ जगहों पे कंपटीशन को ना फेयर रखा जाता है। जिस तरह आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में देखेंगे, कोई भी ऑडिट फर्म बेस्ट फर्म इन द टाउन, नंबर 1 फर्म इन द वर्ल्ड या पाकिस्तान करके मार्केट नहीं कर सकता। वो दूसरों को कम या घटिया जैसी चीजें नहीं शो कर सकता। ये हमारे प्रोफेशन के खिलाफ है। सेम व्हाट हैपेंस, पेप्सी का अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन करके कोक जाएगा ना, तो कोक उसको अपॉइंट नहीं करेगा। कोक का कोई एम्प्लॉय अगर रिजाइन करके पेप्सी में आएगा, वो उसको अपॉइंट नहीं करेगा। क्यों करता है? हालांकि बंदे तोड़ना तो आसान है, ट्रेन उसने किया, मैं डबल पैसों पे हायर कर लूंगा। लेकिन ये कहते नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। जिस तरह हम अभी स्कूल स्टार्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार आपके पास तो लोग आने के लिए तरस रहे हैं, आपके पास तो सिटी स्कूल है, बीएसएस है, फला फला टीचर्स तो आपके साथ कनेक्टेड है, वो तो आप उनको ऑफर दो, वो आ जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, एक भी टीचर मैं दूसरे स्कूल का नहीं लाऊंगा कि मैं अपना रिस्क हराम कर दूं कि मैंने किसी को तोड़ के बनाया है। नहीं, स्लो बनाएंगे, नुकसान में जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक रात में अमीर हो जाना, ये अप्रोच सही नहीं है। ये दूसरे कॉलेजेस को तोड़ना, दूसरे कॉलेज के टीचर को तोड़ के अपने पास लाना, ये मेरी अप्रोच में नहीं है। इससे बेहतर है कि बंदा भूख मर जाए, लेकिन दूसरे का रिस्क ऐसे हराम नहीं करना चाहिए। वो उसकी रोजी है, वो खाता रहे। मैं एक चाहे हल्का टीचर भी हो ना, हालांकि टीचर्स ने कांटेक्ट किया भी, मैंने कहा सॉरी मैं अपॉइंट नहीं करूंगा आपको। लेकिन अगर राइवलरी होती तो पहला काम क्या करते कि किसी बड़े कॉलेज के टीचर से मुलाकात करके उनके बड़े बड़े नाम अपॉइंट कर लेते, उनको डबल डबल पैसे देते, वो खाली ये भर जाता। ऐसा होता है ना कि एक टीचर जो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता है, वहां से छोड़ के अपना खोल लेता है, तो सारे बच्चों को सीटी मारता है, वो उस तरफ आ जाते हैं। लेकिन ये इस कॉलेज के साथ नाइंसाफी है जिसने डेवलप किया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि पोर्टर के 5 फोर्सेस के बाद हम अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन किस तरीके से एवेल्युएट कर सकते हैं। उसके लिए एक चीज़ ये देखना ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी की किस स्टेज पे हैं। हम भी अगर अपनी ज़िंदगी के हवाले से कोई डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो हमें ज़रूर देखना होता है कि अभी स्टेज क्या है। जिस तरह एक बंदा रिटायर हो जाता है, अपनी एज में उसने जो कुछ करना था उसने कर लिया, अब उसका उसूलन वक्त होता है बैठ के खाने का, लिहाजा उसको पेंशन आनी चाहिए, उसकी कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जहां से उसको रिटर्न आए, अब वो सुकून की ज़िंदगी एंजॉय करे, ट्रैवलिंग करे, बच्चों को टाइम दे। अब इस स्टेज में अगर वो आके बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, अब उसमें वो ताकत नहीं होगी।
ज़रूरत हो सकती है, मजबूरी हो सकती है कि मेरे पास है कुछ नहीं, इतना पेंशन से गुजारा नहीं है, मैं फैल बहुत चुका हूँ, तो अब मुझे अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन ये नेसेसरी है ये देखना कि क्या आपने कभी किसी बच्चे से पूछा है कि बेटा कितने कमाते हो? कभी भी ये सवाल ही मुनासिब नहीं है। तो अगर आपको 5-7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का बच्चा मिसाल 10-12 साल तक का भी मिलता है, तो उससे पूछते हो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन सी टीचर अच्छी लगती है, हाँ तुम्हारी टीचर का नाम क्या है, स्कूल कौन से में पढ़ते हो, उससे कुछ बुनियादी सवाल कर दिए, इंग्लिश के हवाले से, इंग्लिश आती है, उससे कुछ इंग्लिश में बात कर ली, कुछ मैथ्स के सवाल पूछ लिए, तो दिस इज हाउ वी डील विद अ किड। लेकिन कभी उससे सवाल करना कि कमाते क्या हो या बड़े हो के क्या बनोगे, स्टेज है। फिर अगर नेक्स्ट स्टेज पे आता है 22-25 तक की एज ब्रैकेट में है, तो उससे पूछे क्या पढ़ रहे हो, और आपने चूज कर लिया होगा यूनिवर्सिटी कौन सी में हो, डिग्री कौन सी कर रहे हो, कितने पेपर पास कर लिए, जैसे सवाल हो गया। फिर ये सवाल चेंज होगा, क्या करते हो, कितना कमाते हो, और शादी कब कर रहे हो, ये सवाल चेंज होते जाएंगे ना। यूं फेजेस होते हैं, हमें अपना फेज, स्टेज ऑफ लाइफ देखनी है और अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी चाहिए कि अब मुझे जिंदगी में क्या करना है। पाकिस्तान में क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग एक वेल प्लान नहीं है कि लोगों को बताया जाए कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी के हिसाब से फैसले लो। बहुत 70s की एज वाले लोग भी पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट कंप्लेंट कर करके थक जाते हैं कि सर ये डीसीपीटी मिसालें दे रहे हैं, इनको आवाज़ ही नहीं आती, ये हमारी आवाज़ सुन नहीं पाते और हम इनकी आवाज़ नहीं सुन पाते, और थोड़ा कुछ बोलो तो भड़क जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तहश में आ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। उसकी एज है, अब उसका काम करने की फेज नहीं है। सेम कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक लाइफ होती है, जिस तरह ज़िंदगी के फेजेस होते हैं उस तरीके से प्रोडक्ट की भी एक ज़िंदगी होती है। तमाम प्रोडक्ट्स का नहीं बोल रहा, मिसाल जो नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरत बन चुके हैं प्रोडक्ट्स, उनकी लाइफ कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पे उठते हैं और फिर वो उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल मॉडल, जिसको हम यूं भी कहते हैं दिस इज क्रेडल टू ग्रेव एनालिसिस, कि उसके झूले से लेकर उसकी कब्र तक का जो सफ़र है, हमें देखना है कि प्रोडक्ट अभी कौन से फेज में मौजूद है। क्या क्या फेजेस हो सकते हैं? पहला फेज होता है इंट्रोडक्शन का, या जिसको हम लॉन्चिंग कहते हैं। इससे पहले भी एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, जहां प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ, एक रिसर्च हुई, उस पर डेवलपमेंट की गई, उसके प्रोसेसेस डिसाइड किए गए, उसका मटेरियल डिसाइड किया गया, लेबर को तय किया गया और फैक्ट्री बनाई गई। ये सारे खर्चे आपने किए कि हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। उसका सबसे बुनियादी उसूल होता है डिज़ाइन करना, कि प्रोडक्ट क्या होगा, उसके क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या खासियतें होंगी, और वो प्रोडक्ट कॉम्पीट कैसे करेगा। ठीक है, ये हमारी होती है इंट्रोडक्शन से भी पहले की फेज। यूँ समझते अभी पेट में है, अभी आया नहीं है दुनिया में, ये सिर्फ पेट में है, तो यहाँ पे भी खर्चा हो रहा होता है। R&D में कंपनी ठीक ठाक खर्चा करती है, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की, हैवी मशीनरीज खरीदी, हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, लेबर को एम्प्लॉय किया, ओवरहेड्स इंकर किए। ये सब खर्चा करने के बाद फिर करते हैं हम बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह मतलब इंट्रोडक्शन। अब ये प्रोडक्ट होता है पैदा, अब ये पेट से बाहर आता है, और ये प्रोडक्ट को हम करते हैं लॉन्च। जैसे ही प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं, मुमकिन तौर पे कस्टमर कहे कि ये क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे हमने एक इंस्टेंट गीज़र बनाया, कहा कि क्या है इंस्टेंट गीज़र, बोला पता नहीं चाइना ने कोई चीज़ बनाई है, कहते हैं कि उसमें पानी वानी जमा नहीं होगा, आपने जैसे ही नल खोला एकदम से उसका बर्नर खुल जाएगा और इन द मैटर ऑफ सेकंड्स यहां से पानी फिल्टर की तरह पास होता हुआ, और जितनी डिग्री सी टेम्परेचर आप चाहे 60 डिग्री सी चाहे 70 डिग्री सी चाहे, उतना गर्म पानी आपको शावर में फेंकेगा। तो लोग बोलेंगे ये कामयाब होगा, लेकिन हमने इंट्रोड्यूस किया है। उससे पहले हमने एक आइडिया
सोचा कि यार ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा गीजर ना लगाए, 24 घंटे गैस ना खुली रहे उसकी, उसमें पानी जमा ना रहे, बस ऐसे होता जाए इंस्टेंट। उसके पीछे हमने रिसर्च की, बर्नर्स कैसे लग सकते हैं, गैस पे चल सकता है या इलेक्ट्रिक पे चल सकता है, लाइटर कैसे लगेगा, सेल पे चलेगा, चार्जर पे चलेगा, सारा हमने डिज़ाइन किया, फैक्ट्री बनाई, गीज़र बनाया। लेकिन जब लॉन्च किया तो पहले ही दिन आईफोन की तरह आपके दफ्तर के बाहर लाइन नहीं लगी होगी जो लोग आईफोन लेने आएंगे, क्योंकि नया प्रोडक्ट है। लोग बोलेंगे दूसरे ले तो देखें, ये गाड़ी और ले तो देखें, रिव्यूज़ आ जाए, पता चले पता नहीं कामयाब है नहीं है। इंट्रोडक्शन में जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट होगी ना वो बहुत हाई होगी, बिकॉज आपका वॉल्यूम कम होगा। इस केस में आप प्रोडक्ट से प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी नया नया स्कूल खोला है और आप कहते हो कि क्या है मेरे लाख रुपए, जिस तरह हम बच्चों के साथ कहते हैं ना मीम्स बनाते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटिंग कैफ करने के बाद बोलते हैं हाँ भाई कहाँ है मेरे 2.5 लाख रुपए की सैलरी, क्योंकि जो एडमिन आपको काउंसिल करता है वो तो बताता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन अभी आप कैफ हुए हो, अभी आप आर्टिकलशिप पे जाओ, अभी 13,000 14,500 पे गुजारा करो। लेकिन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैफ करने के बाद क्या कहते हैं कि हम हो गए, ये क्या है एक्सप्लॉइट करेंगे, फर्म्स हमें कुछ दे रही है, बड़ी बात है। बास प्रोफेशंस में इंटर्नशिप के पैसे भी नहीं मिलते, ये मिल रहे, शुक्र करके रख लो। आप अभी डेवलप हो रहे हो, अभी आप घर वालों को कोई करोड़ों रुपए नहीं बना के दे सकते हो, आप कंप्लीट कर लो सीए, उसके बाद आपकी जिंदगी सही से शुरू होगी। लेकिन ये फेज है, इसमें शुक्र करके एक्सेप्ट कर लो। खैर, क्या सिलसिला बना कि हमारी सेल्स क्या होंगी, बिल्कुल लो होंगी, क्योंकि आप फर्स्ट मूवर हैं, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है और कस्टमर अभी सूंघ रहा है, पता नहीं क्या है, सही होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा ना हो पैसे लगाओ डूब जाए, कंपनी ना चली जाए। और जो आपकी कॉस्ट्स होंगी वो हाई होंगी, क्योंकि आपने अभी हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उनकी डेप्रिसिएशंस हैं, आपके ओवरहेड्स हैं, आपने लेबर हायर किया हुआ है, तो खर्चा ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली सेल कम और खर्चा ज़्यादा होने के नतीजे में क्या होगा, आप लॉस पे जाएंगे। लेकिन यहां अगर आपने कह दिया कि यार तो नुकसान हो गया, तो इट्स टू अर्ली। आप बच्चे से पूछ रहे हो कितने कमा रहे हो, तो आप बच्चे से पूछ रहे हो कमा तो कुछ नहीं रहा, फायदा इसकी जिंदगी का छोटा है, अभी इंट्रोडक्शन में है, तो लॉन्चिंग फेज में लॉसेस होंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट करना अभी है भी नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अवेयरनेस। हम बेतहाशा मार्केटिंग, रच के मार्केटिंग करेंगे, इतनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि लोगों को पता चलेगा। रिव्यू आया था, फला बंदे ने भी बोला था, अभी कल परसों शायद जुनैद अकरम की एक मिसाल वीडियो आई थी, जिपटेक के नाम से एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो एक कंपनी जो कि कह रही थी कि हम आपको गेम्स अगर आपको चाहिए तो हम आपको बाय करके देंगे, तो बड़ी कंपनीज चलती हैं, तो इन्होंने ऑर्डर किए ठीक ठाक, ये इन्होंने डिलीवर किया, लेकिन जैसे ही डॉलर अपवर्ड हो गया, रुपी डीवैल्यू हो गया, तो उन्होंने ऑर्डर्स जो लिए हुए थे, एडवांस पैसे लिए हुए थे, वो डिलीवरीज रोक दी। नतीजतन ये हुआ, जुनैद अकरम खुद कह रहा था शायद मेरे 33 लाख रुपए फंसे हैं, और एक बच्चा उसके साथ 23 साल का बैठा था जिसके 2.5 करोड़ रुपए फंसे हुए थे। फिर दे रहे हैं, हाँ अभी देंगे, उनके घर पे गए तो घर वालों ने लादावा कर लिया कि हमारा बेटा ही नहीं है। आसान है ना, बीवी ने इंस्टाग्राम पे अपने आप को सिंगल कर दिया, यूं शो कर दिया कि हमारा ताल्लुक है, टर्की भाग गई यहां से। मे भी उसने कोशिश की हो, चाह रहा हो कि मैं किसी तरीके से बैक एंड रेस आऊं और करूं डिलीवर, हालात ने उसको मजबूर कर दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। अच्छा, इस केस में देखिए क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। उसने क्या किया, मुख्तलिफ फॉरम्स पे अपने रिव्यूज डलवाए, तो जो भी लोग प्रोडक्ट खरीदने से पहले, जिस तरह हम गाड़ी खरीदने से पहले पाकफील से रिव्यू लेते हैं ना, उस तरीके से मुख्तलिफ जो गेमर्स के अलग अलग चैनल्स थे, फॉरम्स थे, वेबसाइट्स थी, वहां पे उनकी रेटिंग्स आ रही थी, और वो बड़ी पॉजिटिव थी, क्योंकि वो डिलीवर कर रहे थे, अच्छी गेम्स दे रहे थे, सस्ती दे रहे थे, जेन्युइन प्रोडक्ट्स दे रहे थे, तो वो अवेयरनेस आ गई। लोगों को सिर्फ पता चलना चाहिए। दराज ने, मैंने कहा ना, शुरू के सालों में तो कभी कमाया ही नहीं, कभी भी प्रॉफिट नहीं किया, और प्रॉफिट करने का उसका इरादा भी, वो सिर्फ ये चाहते कि ये एप्लीकेशन मैक्सिमम मोबाइल फोन्स में होनी चाहिए। तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना, उसकी ग्राफिकल वीडियोस, उसके रिव्यूज, उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, यूट्यूब पे उसको बूस्ट मारना,
ताकि लोगों को पता चले कि ये भी कोई स्कूल है, ये भी कोई प्रोडक्ट है, ऐसा भी कोई गीज़र है। इसकी प्राइसिंग कैसे करनी चाहिए, यहाँ पे मुनाफे की नज़र से नहीं बात करना, जो सिर्फ उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट, उस पर अपना जायज़ मुनाफा रख के कीमत लगाना। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हाई एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, हाई टेक होते हैं, कि टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होते हैं, वहां पे हम कॉस्ट प्लस की जगह पे एक टर्म यूज करते हैं, स्किमिंग। स्किमिंग का मकसद क्या होता है कि मिसाल हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसकी लाइफ बिल्कुल शॉर्ट है, जिस तरह एक मोबाइल फोन होता है। कोई भी नया मॉडल कितना अरसा चलेगा, 4 महीने, साल, फिर कॉम्पिटिटर्स और उससे बेहतर चीजें देना शुरू कर देंगे। मिसाल हमने ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट दे दिया तो कस्टमर ने कहा वाह, कैमरा हमने दे दिया इतना हाई फाई, 4 कैमरास दे दिए फोन के अंदर, जूम 50x 100x दे दिया, लेकिन आप ज्यादा अरसे तक आप ही नहीं रहोगे यूनिक, लोग आते जाएंगे और आपसे बेहतर चीजें देते जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हम लॉन्चिंग पे ही लोगों को लूट लें, तो उसको हम कहते हैं स्किम द क्रीम। जो लोग फर्स्ट मूवर बनना चाहते हैं, अक्सर होता है ना कि यार फोन अभी लॉन्च हो, पहले पहले मेरे हाथ में होना चाहिए, कुछ लोगों को ये भरम होता है, अफोर्डेबिलिटी भी होगी उनकी। हम क्या कर सकते हैं, उनकी स्किमिंग करते हैं। स्किमिंग में पहले प्रोडक्ट की कीमत हाई रखी जाती है और आहिस्ता 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 उसकी कीमत कम की जाती है, जिसमें हम जैसे लोग फिर लाइन में लगते हैं कि अभी नीचे आएगा फिर लेंगे। अच्छा, कुछ कंपनीज यहां पे पेनिट्रेशन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, लेकिन यहां पे पेनिट्रेशन सूटेबल नहीं है। पेनिट्रेट का मकसद क्या होता है, हम एक ऐसी कीमत ले रखें कि लोग कॉम्पिटिटर को छोड़ के हमारा प्रोडक्ट खरीदें। अब अगर ऐसे हालात में कोई अच्छा फोन ही सही लेकिन लॉन्च हो तो लोग बोलेंगे इतने पैसों में सैमसंग मर गया क्या, आईफोन नहीं है, वो छोड़ के तुम्हारा फोन खरीदेंगे। वो बोले कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बताए लेकिन हमारा भरोसा नहीं आएगा। गाड़ी आप कितनी ही अच्छी लॉन्च करो, लेकिन हम बोलेंगे बंदा इसमें 2 पैसे डाल के टोयोटा ना ले ले, 2 पैसे डाल के इसमें होंडा की गाड़ी ना ले लूं, तुम पता नहीं कौन हो। अवेयरनेस बनाने के लिए मुमकिन तौर पे कुछ कंपनीज को पेनिट्रेट करना पड़े। पेनिट्रेट में क्या करना पड़ता है, शुरुआती कीमत सस्ती रखी जाती है और आहिस्ता 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 उस कीमत को बढ़ाया जाता है। ये कौन सा फेज है, इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज में सेल्स कम है, कॉस्ट ज्यादा है, लॉसेस है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। हम या तो कॉस्ट प्लस के बेसिस पे कर सकते हैं या तो फिर स्किमिंग के बेसिस पे कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसी है। मिसाल के तौर पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, जिस तरह एक फैशन अप्रैल है कि फैशन में कोई चीज इन हो जाती है। कुछ हमारे यहां तो टिपिकल है, एक बंदे ने शुरू से बचपन से लेकर शलवार कुर्ता पहना तो वो आखिर तक बोलेगा कि मैं शलवार कुर्ता ही पहनूंगा। लेकिन कुछ जो फैशन में एक्टिव होते हैं वो अपनी एज के हिसाब से और टाइम के हिसाब से अप्रैल्स चेंज करते रहते हैं कि आजकल ये इन है, तो वो उस तरह की शर्ट्स, उस तरह की जीन्स, उस तरह के ट्राउजर्स, उस तरह के अप्रैल्स पहनते रहते हैं। अगर आपने कोई ऐसा अप्रैल लॉन्च किया है जो मुझे पता है कि सिर्फ 4 महीने चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जिस तरह आजकल एक चीज चलती है फिजिट टॉयज, आपने देखा बीच में स्पिनर आया था, तो व्हाट वाज स्पिनर, सिर्फ पकड़ के इसको घुमा रहे थे तो वो डिप्रेशन रिलीज हो रहा है और बेतहाशा सेल हो गया, इतना ज्यादा प्रोडक्ट हर जगह पे बिकने लग गया, लेकिन लाइफ साइकिल थी। अब स्पिनर का है आउट। फिर आया था पॉपिट, जिस तरह हमने बचपन में क्या होता जब कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते थे ना, उसके साथ एक शॉपर रैपर ऐसा आता था जिसको पुड़ 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 करके मजा आता था, तो उन्होंने क्या पॉपिट बनाया, वो पॉपिट भी ठीक ठाक बिका, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेल डाउन हो गई। ऐसे बहुत सी चीजें आती हैं जो शुरू में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है फिर बैठ जाती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जिस तरह फार्मास्यूटिकल में आप हमेशा देखोगे कि कोई भी दवाई 3 से 4 साल तक असर करती है, उसके बाद वो इम्यूनिटी का पार्ट बन जाती है। तो मिसाल अगर कोई शख्स हैवी डोज दवाई लेता है, एंटीबायोटिक का आदी हो गया, थोड़ा भी उसको जुकाम होगा, नजला होगा, बुखार होगा, वो एंटीबायोटिक पे आ जाएगा। अब वो एंटीबायोटिक से हल्के में ठीक भी नहीं होगा। ऐसे क्या होता है, वो दवाई अपनी इम्यूनिटी पे पहुंच जाती है, फिर कंपनी को उसमें कुछ और ऐड करना पड़ता है, क्योंकि अब ये दवाई मर्ज को ठीक नहीं करेगी, अब लोग इसके आदी हो गए।
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में जो पेस्ट्स होती हैं, मर्ज आते हैं, उनमें दवाइयां लगाई जाती हैं, उनकी भी एक इम्यूनिटी होती है। जब फसलों ने एक लेवल तक का जहर हजम कर लिया होता है तो फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खत्म होकर उसकी जगह पे एडवांस फॉर्मूलाज आते जाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं। सॉफ्टवेयर्स, ऑफ कोर्स यू हैव बीन यूजिंग मेनी ब्राउजर्स। जब आपने शायद आंख खोली हो तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते होंगे, फिर मोजिला का फायरफॉक्स चला था जो कि ठीक ठाक यूज हुआ था। अब क्रोम ने गेम पकड़ा हुआ है और क्रोम को अब रिप्लेस करने के चक्कर में ब्रेव के नाम से एक ब्राउजर, राइट, सॉफ्टवेयर्स है। एक वक्त में हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते थे, अब वो सॉफ्टवेयर आउट ऑफ फैशन हो गए, अब नहीं यूज होते, उसकी जगह पे नए एडवांस्ड सॉफ्टवेयर आ चुके होते हैं। सेम कुड बी पॉसिबिलिटी विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एक वक्त में हम बल्ब यूज करते थे, फिर हम सेवर पे आए, फिर हम एलईडी पे आ गए। टीवी में हम पहले एक जो पीठ निकली हुई टीवी होती थी वो यूज करते थे, फिर फैशन आया एलसीडी आ गई, फिर फैशन आ गया एलसीडी से भी अब एलईडी टीवी आ गई, अब एलईडी से भी अल्ट्रा थिन टेक्नोलॉजी आ रही है, अब एलईडी को भी खत्म कर रहा है स्मार्ट टीवी। तो ये वक्त के साथ साथ क्या होता है, नए प्रोडक्ट्स आते हैं। जो पुराने प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है वो डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर वो प्रोडक्ट दाखिल होता है ग्रोथ फेज में। अब अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, अब लोगों को पता चल गया है कि ये भी कोई चीज है और वाकई में कामयाब है, फलाने ली थी सही है, फलाने ली थी सही है। अब ये आपका गीजर बिकना शुरू हो गया, एकदम से आपकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये टाइम कोई साल का, 6 महीने का, 3 महीने का डिफाइंड नहीं है। ये कंपनी की स्ट्रेटेजी है जो इंट्रोडक्शन फेज को मिनिमाइज करके ग्रोथ को जल्दी स्टार्ट कर सकती है। मिसाल, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पे, जिस तरह ब्रांड है ना, ब्रांड को बनने में टाइम लगता है। जब नया ब्रांड होता है उसको सेल लगानी पड़ती है, डिस्काउंटेड चीज़ों पे देना पड़ता है, अच्छी अच्छी चीज़ें देनी पड़ती हैं। लेकिन कस्टमर जब फिटिंग चेक करता है, पहनता है, कपड़ा चेक करता है, वॉश करता है, बोलते हैं ये सही है। फिर वो सेलिब्रिटीज़ को लाता है और सेलिब्रिटी उसकी एडवर्टाइजमेंट में आती हैं, कभी उसको फैशन शो पे दिखाते हैं कि इसके कपड़े इसने पहने हैं। तो क्या होता है, लोग कहते हैं यार ये बेहतरीन है। जिस तरह बीच में ऐसा होता ना कि पोलो शर्ट इमरान खान ने पहनी थी तो उसकी डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटर है उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि जो कपड़े मैं पहनूंगा मेरा एप्रैल कोई नहीं पहन सकता। उसने वहां पे फैशन पुलिस बनाई हुई है, अगर किसी ने भी एग्जैक्टली उस जैसी ड्रेस पहनी उसके कपड़े वही उतार देंगे। बड़ी सख्ती है, क्योंकि अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ो डिक्टेटर की तो वो अपने आप को तकरीबन खुदा मान लेते हैं। अच्छा, ग्रोथ फेज में क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा चीज और आपकी सेल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होने शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ एक ब्रांड बना था कपड़े के नाम से। इन्होंने क्या किया, 5 बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्टोर्स बना दिए, कपड़े के नाम से ब्रांड कर दिया और बड़ी सेलिब्रिटी से मार्केटिंग करवा दी। मैं देख रहा था यार महीने के अंदर ब्रांड बन गया, हाउ इज दिस पॉसिबल। और एकदम से लोग खरीदने लग गए यार कपड़े के। मैं तो शर्ट्स कपड़े की पहनता हूं, मैं खुद यूजर था, बाद में वो बंद हो गया ब्रांड। बट पॉइंट इज के कंपनी अगर चाहे तो जो लॉन्चिंग फेज है उसको कम कर सकती है। तो अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पे ठीक ठाक खर्चा कर दिया तो ऐसा मुमकिन है कि आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो। ये साल, 6 महीने, 3 महीने का फिक्स नहीं है, ये हर प्रोडक्ट का अलग हो सकता है, हर स्ट्रेटेजी इसको चेंज कर सकती है। ग्रोथ में आपकी सेल्स बढ़ने लग जाएंगी और रैपिडली बढ़ने लग जाएंगी। कॉस्ट आपकी अब मिनिमम होगी, मिनिमम मतलब एवरेज होगी। पहले जो ज्यादा कॉस्ट थी अब वो कवर होने, जो R&D की कॉस्ट थी वो कवर हो जाएगी, और जो प्लांट्स एंड मशीन लगाए थे, जो हायर लेबर को आपने अपॉइंट किया था, उसकी कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कवर होती जाएगी। और अब पहले आप लॉसेस में थे तो अब आप कहां पे आ जाएंगे, प्रॉफिट्स में आ जाएंगे। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस तो आ गई। जिस तरह आप कभी पढ़ते अगर मार्केटिंग, सीए में तो हम मार्केटिंग नहीं पढ़ते, बीबीए वगैरह में पढ़ाई जाती है, कहते हैं कि मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव चीज बेचना नहीं होता, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव अवेयर करना होता है। आप अक्सर जगहों पे देखेंगे कि कोई ऐड आएगी, आप देखेंगे कितने की है, तो जब कितने के लिए क्लिक करेंगे ना अब आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो आप बोले डिमांड तो लिखो, लेकिन वो डिमांड नहीं लिखते हैं। वो चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट करो सिर्फ, ताकि मैं फ्यूचर में आपको डायरेक्ट मैसेजेस करता रहूं। वो कभी भी आपको सारी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में नहीं दे देंगे। इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा लिंक को।
अच्छा, हमारा अब ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करना। व्हाट इज मार्केट शेयर? योर सेल्स आउट ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल्स। ठीक है, कि इस तरह के और कितनी चीजें बिकती हैं पूरे पाकिस्तान में, कितनी गाड़ियां बिकती हैं, उसमें आपकी कितनी गाड़ियां हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं मार्केट शेयर। हमें अपने मार्केट शेयर को अब बढ़ाना है। अब हम सेल बढ़ाना, पहले हम अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे थे, अब हमें बातें करने वाले लोग नहीं चाहिए, अब हमें एडमिशन लेने वाले लोग चाहिए। मार्केट शेयर बढ़ाना है। उसके लिए अगर आपको सर्विस देनी पड़ती है, वारंटीज देनी पड़ती हैं, हाई क्वालिटी देनी पड़ती है, पोस्ट सेल सर्विसेज अच्छी देनी पड़ती हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ता है, ताकि वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपकी सेल बढ़ाता जाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ग्रोथ करते जाएं। ऐसा मुमकिन है कि हमें यहां पे पेनिट्रेट करना पड़े। मुमकिन है कि अगर कॉम्पिटिटर्स भी हैं और आपकी पोजीशन ऐसी है कि आपको पेनिट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये आपकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। लेकिन आपने डिस्काउंट्स देने हैं, डील्स देनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट बाय करें। ठीक है, आपने क्या कर दिया? पेनिट्रेट कर दिया। ये आ गया आपकी ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज के बाद आप आते हैं मेच्योरिटी पे। मेच्योरिटी मतलब अब हद कमालियत, ये पीक है। यहां पे आपकी सेल हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे जाएंगी, लिहाजा इसको मैंने क्या कहा? पीक सेल्स। पीक सेल्स की वजह से अब आपका वॉल्यूम इतना ज्यादा बिक रहा है कि जो आपकी एवरेज कॉस्ट पर प्रोडक्ट है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है, वो बहुत कम हो जाएगी और आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। अब हमारा टारगेट क्या है? अपने मार्केट शेयर को डिफेंड करना। अब जो आ गया उसको जाने नहीं देना। तो जितना स्टूडेंट हमने एनरोल कर लिया है, अब उसको जाने नहीं देना। तो किसी तरीके से मार्केट करके, पेरेंट्स से बात करके, एडमिशन फी ऑफ करके, मंथली फी में स्कॉलरशिप देके, बच्चे को बातें सुना के हमने एडमिशन तो ले लिया, अब स्कूल भर गया है अच्छा खासा, अब हमें इन बच्चों को जाने से रोकना है। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज आप बनाओगे कि आपका मार्केट शेयर, अब जितना टाइम इसको रोक सकते हो आप इसको रोको। और उसके लिए आपको प्राइसिंग क्या करनी पड़ेगी? कॉम्पिटिटर। ठीक है, क्योंकि अब बहुत सारे और भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ चुके होंगे, देखा देखिए, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट अब बूढ़ा हो चुका है, अब उसका वक्त आता है कि वो मरेगा, प्रोडक्ट मरेगा। अब कस्टमर बोलेगा कि ये चीज आउट हो गई है, अब कौन लेता है ये चीज? मिसाल के तौर पे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है कि वो जो इंस्टेंट गीजर आपने बनाया था, अब उससे भी कोई बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाती है, जो कि लेट्स है साइंस है, सिर्फ धूप को देखते हुए पानी गर्म कर देती है। यानी उसमें सोलर टेक्नोलॉजी हमने लगा दी, अब गैस भी नहीं कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंज्यूम करेगा। आपने सिर्फ क्या करनी है, एक प्लेट को सनफेस करवा देना है, वो खुद ही उस पानी को गर्म कर देगा। लिहाजा लोग कहते हैं ये तो और अच्छा है। आपका जो प्रोडक्ट है वो मे बी अब आउट ऑफ फैशन हो जाए, अब लोग थक जाए, यार ये बहुत देख लिया। रेस्टोरेंट में ही क्या होता है, नया खुलता है तो हम जाते हैं, अगर खाना अच्छा है, अगर ढाबा है, सस्ता है, तो हम मे बी रेगुलर बना दें कि भाई यहीं पे चलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ भरम करवाने का तो एक बार सिर्फ स्टोरी बनानी थी, सेल्फियां खींचनी थी, वहां जाके देख दिया कि हम होके आ गए हैं, उसके बाद आहिस्ता 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 डिक्लाइनिंग। भाई मार्क कर दिया ना, मैं तो होके आया हूँ उस रेस्टोरेंट से, तो लोग कल को बात करेंगे तो मैं बोलूंगा हाँ मैं गया था वहां पे, ये खाया था, ये खाया था, महंगा है, कम से कम बताया तो, मुंह तो दे। कोई बोलेगा अच्छा अभी तो कबाब चीज नहीं गए, हैदराबाद में रह क्यों रहे हो? पर हम बताने के लिए कि हाँ हाँ गए थे। होगा क्या कि अब कस्टमर के टेस्ट चेंज हो जाते हैं। अब कहते हैं यार ये बहुत पहन लिया, अब कुछ डिफरेंट आएगा, अब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, अब पावर सेविंग डिवाइस पे जाएंगे, अब स्मार्ट टीवी पे जाएंगे, अब नए फोन की तरफ जाएंगे। ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्लाइनिंग की तरफ जाएगा। प्रोडक्ट जब जाने वाला ही है तो जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ, एक पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ कंपनीज इस प्रोडक्ट को रीशेपिंग करती है, रीडिजाइनिंग करती है, इसको हम कहते हैं रीसरेक्शन, यानी दोबारा उसको जिंदा कर देना। अगर कभी आपने देखा होगा वो चीजें जो बिल्कुल खत्म होने पे आ रही होती है ना, वो दोबारा
मार्केट में इन हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे लाइफ बॉय एक दौर में एक ऐसा ही लाल कलर का साबुन होता था जिसमें वो किसान बना होता था, अपनी नहाते हुए दिखाया कार्टून। लेकिन बाद में क्या किया, लाइफ बॉय को एंटीसेप्टिक बना दिया गया। जब ये सेफ गार्ड की बात चल रही थी, डिटॉल की बात चल रही थी, और जब लोग बड़े कॉशियस थे कि भाई साबुन ऐसा इस्तेमाल किया जाए जो एंटीसेप्टिक हो, तो लाइफ बॉय को हमने एकदम से चेंज किया और दोबारा एक मार्केट में घुस पड़े। अब हमने मार्केट स्वैप कर ली। पहले हम एक बेसिक प्रोडक्ट बेच रहे थे, अब हमने एक लेट्स से एक मेडिकेटेड मार्केट को टारगेट कर लिया और वहां उन लोगों को हमने हिट कर लिया जो अपनी हेल्थ के हवाले से कॉशियस है। उनको साबुन में खुशबू नहीं चाहिए फूलों की, उनको ऐश्वर्या राय की तरह या रीमा की तरह मुलायम त्वचा नहीं चाहिए, उनको चाहिए भाई हेल्थ। तो हमने उसको एकदम से चेंज कर दिया। ऐसा मुमकिन है कि हम उस प्रोडक्ट को फिर रीडिज़ाइन करके फिर आपको दोबारा उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, दोबारा डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, दोबारा बेताशा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मे बी आपका प्रोडक्ट उठ जाए। नहीं तो हदे कमालियत आगाज़े जवालियत। कहते ना हर कमाल अस्त राजवाल अस्त, कि हर कमाल को जवाल है। जब ये इसने कमाल देख लिया, अपनी हद पे पहुंच गया, उसके बाद इसको मरना ही है। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है। इसमें क्या होगा, डिक्लाइनिंग फेज में आपकी सेल्स ऑफ कोर्स कम होती जाएंगी, कॉस्ट तो आपकी कम है ही, अब क्योंकि मजीद हम कॉस्ट नहीं कर रहे हैं, अनटिल अनलेस आपकी कोई पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट हो, जिस तरह डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है, ऐसी कोई कॉस्ट हो तो अलग बात है, लेकिन अब आप वाइंड अप करने लगोगे चीज़ों को। प्रॉफिट्स डिक्लाइन होते जाएंगे, मुमकिन तौर पे लॉसेस में भी आ जाए। हमने किसी तरीके से क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस ही करना है। और एक मैंने वर्ड यूज किया है, मिल्किंग द काउ। मिल्किंग द काउ का मकसद बेटा आप इसमें से जितना मिल्किंग कर सकते हो ना, जितना खींच सकते हो खींच लो, राइट। हाँ, जितने, जिसका इसको हम कैश काउ कहते हैं, हम अभी जो बीसीजी पढ़ेंगे उसमें है, लेकिन यहां पे हम कहते हैं कि एक काउ है। अब ये वैसे भी जाने वाली है, तो इसमें से जितना आप मिल्किंग कर सकते हो ना खींच लो। अब आप इसमें से जो बना सकते हो बनाओ, एंड प्राइसेस को कोशिश करके कट करते जाओ फॉर द सर्वाइवल नाउ। अगर इस स्टेज पे आके महंगा बेचोगे, वैसे ही कोई नहीं खरीद रहा, ऊपर से आप महंगा बेचे जा रहे हो। मिसाल के तौर पे एक एयर कंडीशनर विंडो होता था एक दौर में, विंडो एसी अब कहाँ है? जिनके पास कुंडे हैं, नहीं तो विंडो एसी कोई भी नहीं चलाता, क्योंकि विंडो एसी का भरम अपना होता था, मतलब कमरा ठंडा करता था तो बाकायदा कमरा ठंडा होता था। लेकिन पॉइंट इसके पावर इतना ज़्यादा कंज्यूम करता है, गांव में अक्सर वोल्टेज के इतने प्रॉब्लम्स होते थे कि विंडो एसी काम नहीं कर पाता था। फिर हमारे स्प्लिट टेक्नोलॉजी पे, स्प्लिट में भी हमने पावर सेविंग टेक्नोलॉजी पे आ गए, और सबसे हम अब लास्ट में आ गए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे। लेकिन वो जो पुराने एसीज थे वो आउट ऑफ फैशन हो गए। कंपनी ये देख सकती है कि हमारा प्रोडक्ट जिंदगी की कौन सी स्टेज पे है, और जो डिसीजन मेकिंग की जाएगी वो अकॉर्डिंगली की जा सकती है। फाइन। तो एक स्टेज क्या आ गई, इंट्रोडक्शन या लॉन्चिंग, दूसरी आ गई ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इससे पहले जो स्टेज है डेवलपमेंट फेज होता है। इस चैप्टर में इसके बाद जो डिस्कस होती है चीज़ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बाद, वो कुछ टर्म्स हैं, एंड एज वी हैव बीन डिस्कसिंग के एग्जाम हमसे कोई भी टर्म पूछ सकता है, तो वी मस्ट बी एबल टू आंसर। मिसाल के तौर पे एक टर्म यूज किया गया है सिलेबस में, स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स। स्ट्रेटेजी की बात हम कर चुके हैं कि इट इज अ पाथवे, अ प्लान, कि हाउ वुड वी गेट देयर। एक हो गया मिशन जो आपने हासिल करना है, एक होती है उसकी स्ट्रेटेजी, हाउ टू गेट देयर। अब कुछ लोग यानी कुछ फर्म्स कोई स्ट्रेटेजी यूज करती है और कोई फर्म्स कोई स्ट्रेटेजी यूज करती है। मिसाल के तौर पे एक गेम में एक डिफेंस स्ट्रेटेजी है और एक अटैकिंग है। अब अगर आप अटैकिंग से मूड से गए हैं तो आप उठते के साथ ही मारेंगे या विकेट गिराएंगे, या सॉकर फुटबॉल स्टार्ट होगा और आप गोल की तरफ भागेंगे, आप उनके गोल्स रोकेंगे नहीं। लेकिन एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि बस उनको गोल नहीं करने देना, उनको स्कोर नहीं बनाने देना। विकेट की खैर है, स्कोर नहीं बनना चाहिए। ये क्या करते हैं हम, डिफेंसिव स्ट्रेटेजी रखते हैं कि विकेट नहीं गिरना चाहिए हमारा, खेलो इस तरीके से, बस विकेट बचा के रखो। ये स्ट्रेटेजी है कि हाउ आर वी गोना विन।
अब आपका ऑब्जेक्टिव विन करना भी हो सकता है, टाई करना भी हो सकता है। कोई कंपनीज एग्रेसिव स्ट्रेटजीज रख सकती हैं, ठीक है, और कोई न्यूट्रल स्ट्रेटजीज भी रख सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम कार मार्केट की बात करें तो कुछ कंपनीज ये चाहती हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बेचें, प्रॉफिट कमाना इसका भी है और प्रॉफिट उस हाई एंड लग्जरी गाड़ी ने भी कमाना है। लेकिन ये गाड़ी कहती है कि मैं ज्यादा लोगों को बेच के प्रॉफिट कमाऊंगी, और एक कंपनी ये है जो कि कहती है कि मैं सिलेक्टेड लोगों को बेचूंगी और उन्हीं से सारा पैसा कमाऊंगी। तो वो क्या करते हैं, कस्टमाइज्ड गाड़ी बनाते हैं। मिसाल आपने बहुत सारी ऑडी के हवाले से, मर्सिडीज़ के हवाले से, फरारी के हवाले से जो स्पोर्ट्स गाड़ियों पे फोकस करती हैं, और एक गाड़ी जो मेरे जहन से निकल रही है वो देखती है कि अगर आपकी 3 पुश्तें अमीर हो रही हैं तो ही आप उनकी गाड़ी ले सकते हैं, अदरवाइज वो आपको गाड़ी नहीं देंगे। रोल्स रॉयस, यस, रोल्स रॉयस। तो ऐसे वो गाड़ी नहीं देते, और तुम्हें तो पैसे कमाने से मकसद है तुम दो। तो एक स्कूल कहता है कि जिस तरह का भी बच्चा है एडमिशन लो, एक कहता है नहीं यार, बच्चा ऐसे कोई भी हल्का नहीं चाहिए, हमें काम के बच्चे चाहिए। स्ट्रेटजी हर किसी की मुख्तलिफ हो सकती है। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ सर्टेन फर्म्स एक तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करती हो और कुछ सर्टेन फर्म एक डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करती हो। मिसाल, एक कंपनीज ऐसी हो जो सस्ती कीमत पे कॉम्पीट करती हैं, उनकी खासियत यह है कि हम सस्ता है, और एक कंपनी की खासियत यह है कि हम क्वालिटी में बेस्ट है, राइट। जो क्वालिटी में बेस्ट है वो महंगा है, अगर कोई इसको क्या कह रहा है वो सस्ता है, बोला वो खरीद लो। मैं नीचे नहीं आऊंगा, ये मुगालते में नहीं रहा, मेरी स्ट्रेटजी नहीं है कि मैं सस्ता बेचूं, मैं बेचूंगा महंगा, फीस मेरी हाई रहेगी, लेकिन जो चीज मिलेगी ना वो फिर हम गारंटी करेंगे, आप उनकी चीज खरीद लो भले। तो एक प्राइसिंग पे कॉम्पीट कर सकती है और एक यूनिकनेस पे कॉम्पीट कर सकती है। अगर कुछ एक तरह की कंपनीज जो एक ही तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करती हैं, मिसाल के तौर पे वॉल्यूम कौन बेचना चाहता है, सुजुकी चाहता है वॉल्यूम बिके, होंडा चाहता है वॉल्यूम बिके, टोयोटा चाहता है वॉल्यूम बिके, किया चाहता है वॉल्यूम बिके, लिहाजा उन्होंने जैसे ही देखा कि पाकिस्तान में ऑटो पॉलिसी आई है वो आ गई। रोल्स रॉयस ने तो नहीं हिम्मत की, क्यों? मर्सिडीज ने, ऑडी ने, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम कैलिबर है हमारा। स्पोर्ट्स गाड़ियां अगर चाहते तो लॉन्च कर सकते थे ना, नहीं करनी। तो हमारी कुछ फर्म्स, ग्रुप ऑफ कंपनीज ऐसी हैं जो एक तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करती है और वो आपस में कॉम्पीट करेंगी, और कुछ तरह की कंपनीज एक तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगी, वो आपस में कॉम्पीट करेंगी। तो अगर मैं एक ऑडी को, BMW और मर्सिडीज, इनको आपस में अगर कॉम्पीट करवाता हूं और बात करता हूं तो वो आपस में कॉम्पीट जरूर करेंगी, क्योंकि एक अच्छा कस्टमर आया है, एक रिच कस्टमर है, ये मेरी गाड़ी खरीदे, ये मेरा टारगेट है, तो मैं उसके साथ बात कर सकता हूं। लेकिन कोई हल्का फुल्का आएगा, उन्हें पीछे हो जाओ, मुझे शक्ल से पता चला दुकान पे गलत से चढ़े हो, तुम प्राइस सुन के भाग जाओगे। तो हम ये कहेंगे यार इतनी महंगी बेचोगे तो कौन खरीदेगा, तो बोले तुम टारगेट ही नहीं हो भाई, हमारा टारगेट कुछ और है। भले वो टारगेट बहुत लो क्लास ऑफ कस्टमर हो, मसला नहीं है। जिस तरह कुछ क्रीम्स बिकती है, ब्यूटी क्रीम, अब एक होती है हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर, एक होती है ब्यूटी कॉन्शियस। ब्यूटी कॉन्शियस क्रीम में क्या कहते हैं, मरकरी डाल दी, फायजा ब्यूटी क्रीम, गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, लगाओ तो वाकई में फेयर, लेकिन वो बोले भाई इसमें मरकरी है, इसके साइड इफेक्ट से स्किन फट जाएगी, कैंसर हो जाएगी। इनको ये क्या करेंगे ऐसी जिंदगी का जो कलर ना हो जिसमें, वो मुझसे बात ही नहीं करता। ये जो होती है ना इस लेवल की लड़कियां, उनको चाहिए होता है। लेकिन जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको कलर कॉम्प्लेक्स का मसला नहीं होता, जिस तरह फेयर एंड लवली ने अपना नाम चेंज किया ना, ग्लो एंड लवली कर दिया, बिकॉज उस बात पे टारगेट किया गया कि व्हाट डू यू मीन, फेयरनेस इज ब्यूटी। आप बॉडी शेपिंग नहीं कर सकते, बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, आप कलर कॉम्प्लेक्शन पे बात नहीं कर सकते, तो दे चेंज्ड। तो हम देखेंगे कि क्लस्टर्स हैं एक फर्म के, चंक्स हैं जो कॉमन स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। लो प्राइस, ब्यूटी कॉन्शियस लोग, हेल्थ कॉन्शियस लोग, हाई क्वालिटी कस्टमर, रिच कस्टमर्स,
जब वो आपस में कॉम्पीट करते हैं तो उन कंपनीज को हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स। दूसरा हम आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेटेजिक स्पेस। जिस तरह स्ट्रेटेजिक स्पेस में एक वॉर के अंदर देखा जाता है कि सामने वाले ने कौन से एरिया को इग्नोर किया हुआ है। उसने जिस एरिया पे सिक्योरिटी नहीं बिठाई होती ना, मैं उन्हीं पे कब्जा करता जाऊंगा। मैं आइडेंटिफाई करूंगा ना उसने झोल कहां छोड़ा है, उसने लूप्स कहां छोड़े हैं, मैं उसके झोल का फायदा लेता हुआ जाऊंगा। मैं वहां कब्जा करता जाऊंगा जहां उसकी सिक्योरिटी वीक है। राइट, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद इसको गोरिल्ला वॉर कहा जाता है। गोरिल्ला वॉर होती है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसने कौन कौन से एरियाज को इग्नोर किया हुआ है, हम ठग करके वहीं हिट करते जाते हैं। तो अगर लेट्स से रेसलिंग के अंदर या बॉक्सिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि वो अपने किसी पर्टिकुलर एरिया को हिट नहीं करा, मैं वहीं से उसको बॉक्स हिट कर सकता हूं, ये एक प्लेयर भी नोटिस करता है। राइट, स्ट्रेटेजिक स्पेस क्या होता है कि मे बी इंडस्ट्री का कोई वो एरिया जिसको किसी ने टच नहीं किया, इग्नोर किया हुआ है। मिसाल के तौर पे हम पीटीआई की बात करें तो उन्होंने अपना आइडिया सेल किस जनरेशन को किया, यूथ को। बार बार ये कहा, और ओवरसीज पाकिस्तानीज को। बूढ़ों से तो बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो खुद ही आ रहे हैं, ना आए भले ना आए। हम सिर्फ बात कर रहे हैं यूथ, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान की सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है ही यूथ। अगर इसने मुझे वोट दे दिए ना, बस बहुत है। जिस तरह कोई पार्टी ये कहेगा सिंध में, बलूचिस्तान में मैं क्यों फोकस करूं, पंजाब इज पाकिस्तान। अगर पंजाब से किसी ने सीट बना ली, वो हुकूमत बना लेगा, तो मैं फोकस ही किस पे करूंगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर। तो मैं देखूंगा जहां बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने झोल चढ़ा हुआ है, मैं वहीं हिट करूं। तो क्यों ना मैं उन कच्ची आबादी के लोगों को जो कि बेतहाशा है पॉपुलेशन में, जिनको बिरयानी की प्लेट और उसका शनाख्ती कार्ड बनवा दो, उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड दिलवा दो, वो खुश हो जाएंगी, वो दुआएं करेंगे कि भाई जिए भुट्टो। तो मैं क्यों ना फोकस उन्हीं पे करूं और उन्हीं को सिर्फ 2 रुपए का फायदा भी दे दूंगा ना पूरे साल में, वो पूरा साल दुआएं करेंगी। और वोट फिर भी तीर का फोकस। उनको ये कुछ नहीं पता इमरान खान कौन है, नवाज शरीफ कौन है, उनको कुछ नहीं पता होता। वजह क्या है कि वो उस लो लेवल पे जाके उनको मार्केट करते हैं। सिर्फ तीर का निशान उनको पता है, सिर्फ भुट्टो उनको पता है, और कुछ भी नहीं पता। बिरयानी खिला दो, उनके सिर्फ ये रोड बना दो, वो बोलेंगे दुआएं कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर दिया। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पेस कहाँ छोड़ा हुआ है। तो वील आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल इट। तो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स ने कहीं उसके ऊपर कानून साजी नहीं की, स्ट्रेटजी नहीं बनाई, प्लान नहीं बनाया, हम उसी को हिट करेंगे। जिस तरह हम गाड़ियों की मार्केट में 12 बात कर चुके हैं कि एक क्लास ऑफ कस्टमर के लिए गाड़ी थी ही नहीं। सिविक के बाद अकॉर्ड है, फॉर्च्यूनर है और एसयूवी है प्रॉपर। तो बीच जो 45 से 80 लाख का गैप है, अगर कोई कंपनी जाके वहां ठग करती है, उस क्लास ऑफ कस्टमर को हिट करती है जो कि टाइमली स्पोर्टेज नहीं कर दिया था, तो स्पोर्टेज की ठीक ठाक गाड़ियां बिक गई। दूसरा होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एक हमने बात की कि हम सस्ता बेचते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन। हम पैसों पे नहीं बात करते हैं, हम प्रोडक्ट पे बात करते हैं। जिस तरह जापान है, चाइना अपना प्रोडक्ट कैसे बेचता है, सस्ता, और जापान अपना प्रोडक्ट कैसे बेचता है, क्वालिटी। आप चाइनीज लेके आ जाओ, चले तो चांद तक वरना शाम तक। वो क्या बोलते हैं, भाई सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। तो हम ये सोचते हैं कि यार जापानीज 1,20,000 में एक मिल रही है, 60,000 में एक मिल रही है। अगर मैं 60,000 की ले लूं, 3 साल चल जाए, 4 साल चल जाए, खराब होगी फिर दूसरी ले लूंगा, तो कम से कम 2 नए प्रोडक्ट्स तो यूज करूंगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो सस्ते पे खेलता है। जापान की स्ट्रेटजी क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मकसद क्या होता है कि हम उन ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को फोकस करते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के शौकीन होते हैं। और कुछ कहते हैं ना, शौक है। कुछ कस्टमर्स को ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि मिसाल आप स्पोर्ट्स के लिए अप्रैल लेने जाएं, स्पोर्ट्स शूज़, कभी देखते हैं आपको एडिडास के, नाइकी के शूज़ अच्छे तो लगेंगे, लेकिन हाथ उठाओगे, प्राइस देखोगे, वापस रख दोगे। मैं भी रख दूंगा, क्योंकि देखो 30,000 रुपये को जूते कौन खरीदेगा। और है क्या, नीचे से पीला हो रहा है, ऊपर से काला हो रहा है, क्या है। लेकिन जिनको खरीदना है वो खरीदते हैं। हमने क्या किया, एक ऐसे क्लास ऑफ कस्टमर को टारगेट किया
जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा। डिफरेंशिएशन, मैं हर बंदे को बेच ही नहीं रहा, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर को बेच रहा हूं। आप जब क्लोथिंग ब्रांड में जाएंगे तो कुछ वुमेन क्लोथिंग ब्रांड्स जरूरत से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, यानी वो खवातीन खुद देख के कहती है कि इतना महंगा, मतलब 50,000 रुपए का ड्रेस, लेकिन खरीदती है तभी तो ये बेच रही है। एक दुनिया में कॉन्सेप्ट चलता है वन ऑफ इट्स काइंड। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जो दुनिया में बनाए ही 10, 15, 12 जाते हैं। जो मिनिस्टर्स की बेटियां, बीवियां या बहुत हाई रिच कस्टमर, रिच लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे पास ऐसा क्लच बैग हो जो कोई और के पास दुनिया में कहीं भी ना हो। जिस तरह हमारे यहाँ एक सीन हुआ था कि हमारे सऊदी किंग ने हमें वॉच गिफ्ट की थी ना, जो तोशाखाना में जमा होती है। फिर वो क्या हुआ था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाय करके तोशाखाना से उसको दुबई की किसी कस्टमर को बेच दिया, सप्लायर को बेच दिया। जब दुबई में वो घड़ी बिकने गई तो उसने बात आ रही है कि सऊदी किंग को कॉल करवाई कि जो आपने बनवाई थी वॉच, वो चोरी तो नहीं होगी, ये तो सेल होने पे आई है। और उसको तो पता था कि मैंने किसको गिफ्ट दिया है। उसने कहा नहीं, चोरी नहीं, आप बाय बैक करके मुझे दे दो। वो वन ऑफ इट्स काइंड होती है, वो आप ही के लिए बनी होती है, किसी और के पास नहीं होती। लेकिन एक दोस्त मेरा यूके के अंदर है, वो मुझे बता रहा था कि 2.5 करोड़ रुपए का सिर्फ क्लच बैग होता है क्रोकोडाइल स्किन का, और बोला मैंने खुद बेचे हैं। खवातीन आती हैं, उनको हम प्राइस बताते हैं, डर डर के वो बोलती हैं ठीक है, आई वांट टू बाय दिस, मुझे ये मंगवा के दो। तो उसने फोकस किस पे किया? जरूरी नहीं है कि मैं रिच कस्टमर्स पे फोकस करूं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट की खासियत है कि यार ये लोग जो खरीदेंगे ना वो आपके समझ में नहीं आएगा। मिसाल जिस तरह म्यूजिशियंस हैं, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल बता रहा, मैं रैकेट जिससे मैं टेबल टेनिस खेलता था, तो मेरा कोच बार बार कहने लगा था कि मोबाइल फ़ोन कितने का है, तो मैंने बताया होगा 2.5-3 लाख का फ़ोन है। बोला उस पर इतना खर्चा कर सकते, रैकेट पे 5,000 नहीं खर्च कर सकते। मतलब कर तो सकता हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक ही तो है। लेकिन जिस दिन से मैंने पर्सनलाइज रैकेट लिया, अब जो भी मेरे सामने गेम खेलता है उसको बताओ रैकेट दिखाओ, अगर रैकेट उसका होता है काम का तो मैं कहता हूँ मेरे साथ खेलो, नहीं तो कहता हूँ आप अपने मुंह प्रैक्टिस करो, मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ, क्योंकि आपके साथ खेल रहा हूँ मेरा गेम खराब हो रहा है। अब मुझे पता चला कि इसके ऊपर अगर मैं 20,000 रुपये का भी रैकेट ले लूँ ना तो अच्छा है, क्योंकि रैकेट से गेम का पता चलता है। वो 900 रुपये वाली, 800 रुपये वाली, 1,000 रुपये वाली रैकेट में तो कुछ भी नहीं है, उससे लोग खेलते कैसे हैं? उन्होंने क्या किया? डिफरेंशिएशन। ये पर्टिकुलर क्लास ऑफ कस्टमर ही खरीदेगा, हर कोई नहीं खरीदेगा। आप अगर चाहें तो इस स्ट्रेटजी पे जा सकते हैं। उसके अलावा होती है मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है? हम कस्टमर्स को तोड़ते हैं। आप ऑटोबान पे भी दुकान खोलें, आप रेशम गली में भी दुकान खोल लें, आप तिलकचाड़ी पे भी खोल दें, आप लतीफाबाद 8 नंबर पे भी खोल दें, तो 8 नंबर में जो कस्टमर आएगा, रेशम गली में जो कस्टमर आएगा, वो मे भी आपकी कीमत सुन के फिलहाल तो हार्ट अटैक आ जाए उसको, भाई क्या हो गया, कपड़ा बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, 8,000 रुपये का ड्रेस, क्योंकि उसके बराबर में जो कॉम्पिटिशन है वो 800 रुपये, 1,000 रुपये, 1,200 रुपये में सिले हुए स्टिच सूट्स बेच रहे हैं। तो आप गलत जगह पे गए हो। हम क्या करते हैं? हम सेगमेंटेशन करते हैं। मॉल्स के अंदर अगर हम दुकानें खोलेंगे तो उसमें अलग प्रोडक्ट्स रेंज रखेंगे। इवन यहां भी फर्क होता है कि शहरों के हिसाब से प्रोडक्ट्स अलग रखे जाते हैं। आपको जो वैरायटी कराची में मिलेगी वो हैदराबाद में नहीं मिलेगी, फर्क होता है। कभी कभी तो आप ऐसे कुर्ते देखते हो, ऐसे ड्रेसेस देखते हो, ये कलर आंखों में चुभ रहा है, ये पहनता कौन होगा? लेकिन बिकता है जब भी तो वो बना के रख रहे हैं आतिशी गुलाबी, लोग हैं खरीदने वाले। हम क्या कर सकते हैं कि सेगमेंट बनाएंगे, लेडीज का, जेंट्स का, हमने स्पेसिफाई कर दिया कि दिस वन इज फॉर फीमेल एंड दिस वन इज फॉर परफ्यूम्स है। पहले तो क्या था, परफ्यूम उठा के खवातीन भी घुमा देती थी अपने ऊपर, लेकिन हमने कहा कि आप मर्दों की परफ्यूम यूज कर रहे हो, अच्छा हमारी अलग होती है, बोला आपकी अलग बनेंगे। जब हमने उनको डिफरेंशिएट फील करवाया कि आप अलग सेगमेंट है, बच्चों के लिए अलग सेगमेंट रखा, यूथ के लिए अलग सेगमेंट रखा, टीनेजर्स के लिए अलग सेगमेंट आप रखें, जो आप सेगमेंटेशन कर सकते हैं। और हर सेगमेंट को जब आप दिखाएंगे ना दिस इज पर्टिकुलरली फॉर यू, तो फील करेगा यार मेरे लिए बनी है, मुझ मेरे पर सूट करेगी। लेट्स से जिस तरह हम आजकल कॉन्सेप्ट चला रहे हैं कि बॉडी शेमिंग नहीं होनी चाहिए। अब मिसाल कोई चबी है या हेल्दी है, दिस इज पार्ट, उसकी बॉडी ऐसी है, लेकिन हम अगर उनके लिए भी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च करें फॉर फैट पीपल, मे बी वो उसको बाय करेगा। तो हम उसमें क्या करते हैं? सेगमेंटेशन करते हैं, मार्केट का क्लास बनाते हैं।
एज के हिसाब से बना दो, जेंडर के हिसाब से बना लो, इनकम के हिसाब से बना लो, लेकिन आप उसको सेगमेंटाइज करेंगे और आप उस सेगमेंट के हिसाब से अपने फीचर्स अकॉर्डिंगली मार्केट करेंगे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब भी आप किसी मॉडल को देखेंगे तो आपको फेयर कॉम्प्लेक्शन का मॉडल दिखाया जाएगा, लेकिन अगर आप यूके की किसी क्लोथिंग ब्रांड पे जाएं, यूएस की किसी क्लोथिंग ब्रांड पे जाएं, आपको मोस्टली ऐसा दिखेगा कि जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले मॉडल्स हैं ना, उनसे भी उन्होंने ऐड करवाई हुई है। अभी जिस तरह सनसिल्क या लक्स वगैरह इनकी आप ऐड देखेंगे तो उसमें जो मॉडल्स यूज़ करते हैं वो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले यूज़ करते हैं, बिकॉज अब तक उनको रियलाइज़ हुआ कि हमने गलत किया कि हमने सिर्फ फेयरनेस को ब्यूटी कहा और लोगों का दिमाग इसी पर डेवलप किया कि खूबसूरती मतलब रंग सफ़ेद होना चाहिए। सेगमेंटेशन में आप उन लोगों को भी टारगेट करें। अच्छा, इस टारगेट को टारगेट करना बड़ा आसान है, जिसके बाल झड़ने, मुझे पता है कि कॉमन प्रॉब्लम है, एक एज के बाद लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं और मैंने मार्केट किया कि जिनके बाल झड़ रहे हैं उनके लिए खास तेल है, बेतहाशा बिकेगा। छोटे कद का शर्तिया इलाज, अगर लोगों को कॉम्प्लेक्शन है, बेतहाशा लोग आपके ऊपर आ जाएंगे। 15 दिन में वजन कम करें, जिनको कंसर्न है कि भाई मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मुझे कम करना है, वो आपका प्रोडक्ट यूज करने आएंगे। अगर कुछ लोगों को पतला होने पे बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है तो उनको बोलते हैं कि आप अपना वजन वेट गेनर यूज करें। आप क्या करें, उस निश को टारगेट करना है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हिट कर रहे हैं और वो आपके पास खिंचा चला आएगा। ठीक हो गया? सो दीज आर सम टर्म्स। तो अगर आपसे पूछ लेता है तो यू मस्ट बी एबल टू आंसर कि कौन सा टर्म का मकसद क्या है। राइट? आज के लिए मैं इतना रखता हूं।